आज हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 2, 11th क्लास। ठीक है, और इसमें सबसे पहली चीज़ है हमारी वो है डाल्टन की थ्योरी। बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि एटम कैसे, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें। ठीक है, ये सब चीज़, वो सब चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले डाल्टन ने थ्योरी दी थी। जो सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी आई थी एटम पे, सबसे पहला, तो उसमें उसने क्या बोला था कि जो एटम है वो क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। और स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑफ अ मैटर। ठीक है, क्या कहा था उसने, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है और क्या है, इनडिविजिबल है। तो जो इनडिविजिबल वाला कंसेप्ट है ये यहाँ पे आपका गलत हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट तो है, एक चीज़ तो इसकी मेरिट ये थी, बट जो दूसरी गलत चीज़ इसने बोल दी कि इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब हो जाए जो डिवाइड ना हो पाए। पर हमें पता है कि आज जब फर्दर स्टडीज़ हुई तो उसमें पता चला कि हमारे पास अदर एटम के अंदर भी कुछ सब पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें हम कह देते हैं सब एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पहले इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है प्रेजेंट इन एटम। दूसरा आपका है प्रोटॉन, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक एटम हमें पता है, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है आपका जो ये है एटम। बट उस एटम के अंदर भी क्या है, वो इनडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी फर्दर 3 पार्ट हैं। और डेप्थ में पढ़ेंगे तो इनके भी सब एटॉमिक पार्ट निकलेंगे। बट अभी के लिए हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन 3 चीज़ों पे फोकस करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्टडी जो है, इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली स्टडी जो थी वो की थी आपकी फैराडे ने। बेसिकली फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने हमें एक ओवरव्यू दिया था किस चीज़ का, एक रिलेशनशिप दिया था, ओवरव्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैटर। क्या दिया था फैराडे ने हमें, एक बेसिक रिलेशन दिया था इलेक्ट्रिकल नेचर, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज या इसे इलेक्ट्रिक नेचर कह सकते हैं, और मैटर के बीच में। ठीक है, तो क्या दिया, ओवरव्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेचर। ठीक है, ये कैसे दिया था इसने, एक इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका बताया था। बेसिकली क्या था, फैराडे के 3 लॉ पढ़ेंगे आप अगले +2 में, +2 के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। उसमें फैराडे के 3 बेसिक लॉ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, उन्हें लिक्विड में सबमर्ज किया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव चार्जेस से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चार्जेस से कनेक्टिंग होंगे अपने। तो क्या होगा, जब हम इसमें सॉल्यूशन मिलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो जो चीज़ें होंगी, एक डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन क्या होगा, डिपॉजिट मीन्स किसी एक इलेक्ट्रोड पे जाकर की चीज, उस इलेक्ट्रोलाइट के 2 पार्ट होंगे। डिपोजिशन एक का होगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन में टोटल 3 चीज़ें होंगी, एक खुद का लिक्विड वाटर जो है, ठीक है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के भी 2 पार्ट हो जाएंगे जब वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक ही उन 3 में से हो जाएगी डिपोजिशन और एक ही हो जाएगी लिबरेशन। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और ये सब चीज़ों को मिलाकर क्या होगा,
एक 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 आपको क्या आएगा आपके सामने, एक मैटर और इलेक्ट्रिक नेचर का जो है वो एक रिलेशनशिप मिलेगा, जिसको हमें इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, बस हमें एक आइडिया मिल गया है कि फैराडे ने सबसे पहले बेसिक आइडिया दिया था। बट इलेक्ट्रॉन की अगर कहा जाए कि खोज किसने की थी, तो वो थे आपके जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। अब डिस्कवरी में क्या था, सबसे पहले हमें कंसेप्ट, प्री कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है कि कोई भी गैस जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करेगी। जैसे कि अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में है, ठीक है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। दो पेयर कंडीशंस चाहिए अगर वो गैस को आपने कंडक्टिंग बनाना है। एक, आप उसका बीच में हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दो, वेरी हाई वोल्टेज सोर्स, यानी कि 5000 से 10,000 वोल्टेज का सोर्स, ठीक है। और दूसरा आप कर और दूसरा आप क्या कर दो, आप उसमें लो प्रेशर लगा दो, उस गैस के बीच में लो प्रेशर थ्रू इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मींस एयर का वैक्यूम का निकालना, ठीक है। तो इवैक्यूएशन के थ्रू आप प्रेशर कम कर दो, जो कि नियरली कितना करना है, 10⁻⁻² एटीएम, ठीक है। 10⁻⁻² एटीएम तक प्रेशर कम कर देना आपको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हमने इलेक्ट्रॉन की रिसर्च कहाँ से हुई, इलेक्ट्रॉन का स्टडी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब मेथड से हमने डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन की। इसमें क्या होता है, आपके पास एक ग्लास रहेगी क्लोज, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, एनोड और कैथोड, ठीक है। ये आपका रहेगा एनोड, ये आपका रहेगा कैथोड। ग्लास की ट्यूब रहेगी, ठीक है। हमने क्या कहा, इसमें हमने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, जो कि है 5000 से 10,000 का वोल्टेज, और 10⁻²एटीएम प्रेशर अप्लाई किया। उसकी वजह से क्या हुआ, इसके बीच में जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, कंडक्टिंग हो गए, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकली और एनोड की तरफ गई, ठीक है। ये बीम जो गई, ये क्या होगी, जब इतने प्रेशर पे रखेंगे तो ये कलर्ड होगी, कलर्ड बीम होगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है। फर्दर अगर आप और प्रेशर को लो करते हो, यहाँ पर एक इवैक्यूएशन पंप भी होगा, जो कि डिज़ायरेबल आपको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रेशर प्रोवाइड करेगा। तो इवैक्यूएशन के द्वारा आप अगर और प्रेशर को कम करते हो 10⁻⁻4 एटीएम, तो वो आपका हो गया, ठीक है। और प्रेशर आपने कम कर दिया, आपका और प्रेशर कम कर दिया, जो इसके बाद क्या होगा, जो कलर्ड गैस है उसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा, फेड। बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती रहेगी, ठीक है। अब इन केस में क्या करता हूँ, इस एनोड को परफोरेट कर देता हूँ, मैंने इसके बीच में होल कर दिया। तो यहाँ से जो रेज निकलेंगी, ये कौन सी रेज है, कैथोड रेज या नेगेटिवली चार्ज रेज। ये जब बैक ग्लास पे जाके बजेंगी तो यहाँ पे फेंट ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। जो यहाँ पे क्या होगा, फेंट ग्रीनिश कलर एब्जॉर्ब होगा और सेंटिलेशन प्रोड्यूस करेगा, जो क्या बताता है कि किसी चीज़ का पार्टिकल नेचर, जो कि क्या है पीछे जाकर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट पता चल गया कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पे क्या क्या उसके हमें मतलब पता चला उसके बारे में, वो हम फर्दर पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या पता चला, नेचर ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। हमें अब नेचर ऑफ कैथोड रेज मींस की जो नेगेटिवली चार्ज रेज है इसकी हमने क्या है कैरेक्टरिस्टिक निकाली। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि जो ये कैथोड रेज है ना, ठीक है, ये स्ट्रेट मूविंग है, स्ट्रेट चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक बीच में ना
ऑब्जेक्ट रख देंगे इनके, ठीक है। अगर हमने यहाँ रख दिया तो बैक साइड जो है वो इसका शेडो बन के नजर आएगा, जो हमें क्या डिफाइन करेगा कि ये जो है स्ट्रेट मूविंग है, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं कैथोड रेड की ले लूँ तो ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स के क्या, अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में कोई रोटेटिंग चीज़ रख दोगे बहुत ही हल्की, तो ये रेज जब मूव करेंगी तो क्या कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। थर्ड इफेक्ट अगर उसके बाद अगर आप तीसरा चीज़ ले लोगे तो हीटिंग इफेक्ट। जो आपकी कैथोड रेज हैं जब भी किसी किसी फॉइल, गोल्ड फॉइल या कुछ भी ऑब्जेक्ट या फिर है ना, जैसे एल्यूमिनियम की शीट है, उस पर अगर जाके लगती हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। अगर हमें इनकी विजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या कहा था मैंने, अगर आप फर्दर लो कर दोगे प्रेशर तो जो इनका कलर गैस का था वो ऑब्जर्व होना बंद हो जाएगा। तो अगर हम इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एनोड को हमने परफोरेट किया था ना, एनोड को हमने परफोरेट कर दिया था और यहाँ से कैथोड रेज जा रही थी, पीछे था आपका ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड की जगह अगर मैं जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगा दूँ तो ये जाकर यहाँ पर जब बजेगा तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, क्या होता है जब भी कोई पार्टिकल इस पर टच होता है तो ये चमकने लगता है, सेंटिलेशन करता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड से हम क्या कर सकते हैं, इनकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि इसका पार्टिकल नेचर है, और ये क्या करता है आपका जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये टीवीज में यूज होता है। आपने पुराने टीवी देखे होंगे, वो कुछ ऐसे होते थे, ठीक है। कुछ टीवीज ऐसे होते थे और ये डब्बे वाले टीवी जो होते थे, ठीक है। अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है, बट ये कुछ ऐसे ही होता था कि ये साइड आपका एनोड हो जाता था, ठीक है। यहाँ से आपका कैथोड रेज आती थी, स्क्रीन पर बसती थी, सेंटिलेशन होती थी, और क्या होता था, आप किसी चीज़ को मूवी वीडियो या कुछ भी देख पाते थे टीवी में, जो पुराना टीवी आता था आपका डब्बे जैसा, ठीक है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक इसके हो गई, हीटिंग इफेक्ट का भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब कहा जाता है फिर जो है ये क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं किसको, ये क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं आपकी शीट को, ठीक है। समझ आइए, क्या कर सकती है, शीट को पेनिट्रेट कर सकती है कोई भी अगर मेटल शीट होगी, ठीक है। ये समझ आया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, कैथोड रेज जो है वो नहीं डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, और इलेक्ट्रोड का नेचर, नेचर ऑफ कैथोड रेज होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती हैं, और दूसरा ना ही कैथोड ये जो है इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करती हैं। समझ आई बात, मुझे लग रहा है बर्बाद होने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड रेज जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड का नेचर भी इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। अब उसके बाद क्या होता है हम लोगों के पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, कैथोड रेज को लेके, क्योंकि क्या होता है हमें कैथोड रेज का सबसे पहले चार्ज निकालना है कि चार्ज क्या है कैथोड रेज पे, ठीक है। अभी तो हमें पता चल गया कि जो आपका कैथोड रे है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमें अब पता है, बट अगर उस टाइम पे हमें नहीं पता था, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एक और, टू फाइंड आउट व्हाट, ई बाय एम रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। अभी ई बाय एम रेशियो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है, उस टाइम पे तो करता था, अभी भी करता है, ठीक है। तो ई बाय एम रेशियो में सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछला वाला है कि कैथोड रेज जो है वो गैस पर डिपेंड नहीं करती हैं, ना ही इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती हैं। तो ये ई बाय एम फॉर अ कैथोड रेज जो है वो यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब कि हर कैथोड रे के लिए जो ई बाय एम रेशियो है वो सेम आएगा। तो क्या किया उन्होंने, परपेंडिकुलरली, मान लो कि ये है आपका एक्स वाई जेड, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी मान लो,
इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड कर दी, दो परपेंडिकुलर, और तीसरी डायरेक्शन में आपका है कैथोड रेज। तो क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट को करके कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस एरिया में, यहाँ से जो आपका चार्ज गया और फ्लोरोसेंट, यहाँ क्या है आपका स्क्रीन है, वहाँ पर जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैथोड रे ने क्या की, डिफ्लेक्शन की। क्यों डिफ्लेक्शन की, क्योंकि अभी हमें पता है कि जो आपका कैथोड रे था वो नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट करता ही है, ठीक है। तो उसने डिफ्लेक्शन की, और क्या किया, उस डिफ्लेक्शन को स्टडी करके हमने E/m रेशियो की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये तीन चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है, कितना नेगेटिव चार्ज है आपका उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, मास लेस रहना चाहिए, ठीक है, कितना कम मास है, कितना नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफ्लेक्शन हुई और E/m की रेशियो हमारे पास आ गई, ठीक है। और ये E/m की रेशियो जो है वो जे थॉमसन ने क्या निकाली, 1.7582 1.7582 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी इनवर्स, ठीक है, पर केजी। समझ आ गई बात है, पर केजी आ गया, ठीक है। तो ये आपका E/m रेशियो आ गया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी के साथ क्या आ गया, अब हमारे पास चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो अभी भी नहीं आया हमारे पास। तो उसके लिए आपके पास एक अगला एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, ओ सॉरी, जे थॉमसन कह रहा हूँ, R. A. मलिकन का एक्सपेरिमेंट। R. A. मलिकन ने क्या किया, सिंपल, दो मेटल शीट्स ले ली, ठीक है, इसको यहाँ एनक्लोज कर दिया, यहाँ से आपका टेलीस्कोप लगा दिया और इसके अंदर आपका जो है आइज से नज़र रखी, ऊपर आपका एटोमाइज़र से इन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट्स छोड़े, जिनमें से एक ऑयल जो है यहाँ आया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड लगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस मेटल प्लेट्स को क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे क्या कहते हैं, QE, ठीक है। जब इस ये QE क्या है, ये कैथोड रे का चार्ज है, तो Q ऑफ कैथोड रे इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, G हमें पता है, ठीक है, और हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज भी पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से जब हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये पता है वैल्यू, ये चार्ज ऑफ कैथोड रे पता है, ग्रेविटेशनल G की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारे पास Q मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व करके क्या आ गया, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। मास क्या आ गया हमारे पास, मास इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये चीज़ समझ आई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने R. A. मलिकन एक्सपेरिमेंट से हमने निकाल दिया, ठीक है। और चार्ज जो है, चार्ज बाय मास रेशियो हम लोग क्या है, पिछले एक्सपेरिमेंट में निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ आ जाती है, अगर मैं कह दूं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में क्या वेट होता है, वेट्स 1.008 ग्राम, 1 एटम मीन्स 6.023 एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट दिस मच, तो 1 विल वेट 1.008 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 1.674 टू 10⁻⁻27 kg,
ठीक है, ये समथिंग इतना आता है। और ये कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अगर आप इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके, 1/837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ और पता चलेगी कि हाइड्रोजन जो अगर अकेला होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये कई जगह काम आता है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी होगी और ये आगे भी काम आएगा। तो ये यहाँ पे हमें कैथोड रेस का पूरा पता चल गया। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ आपकी एनोड रेस की, तो एनोड रेस भी आपका समवट क्या है, सिमिलरली उसी रिएक्शन से निकाल लेंगे हम लोग। गैस ट्यूब है यहाँ पर, सब कुछ वही रहेगा, इवैक्यूएशन पंप रहेगा, यहाँ एनोड रहेगा, यहाँ कैथोड रहेगा। क्या होता है, अब एनोड रेस का हमें पता कैसे चला, एनोड रेस मीन्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन। गोल्डस्टीन जो थे, गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने कहा कि क्या है, एक जो एटम होता है वो होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर उसमें नेगेटिव चार्ज मतलब आपका कैथोड रे प्रेजेंट है तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा, मीन्स कि एक पॉजिटिवली चार्ज चीज़ भी स्पीशीज प्रेजेंट होगी उसमें। तो गोल्डस्टीन ने जो था वो डिस्कवरी की थी किसकी, प्रोटॉन की। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को परफोरेट कर दिया और पढ़ा कि ना जब भी क्या होता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक चार्ज आया, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आया कैथोड से एनोड, बीच में प्रेजेंट थे गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम। ठीक है, गैस में प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल और एटम। वो मॉलिक्यूल और एटम के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन का जो एक फ्लो आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा फ्लो आएगा ना, बहुत तेज, उसने उस गैस में प्रेजेंट क्या था, गैस में प्रेजेंट पार्टिकल्स को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया और उसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन उनका निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकला और वो उस तरफ को चला गया, बट जो आपका पॉजिटिवली चार्ज था वो स्पीशीज यहाँ से इस तरफ को क्रॉस कर जाएंगी, परफोरेट कर अगर हमने। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोटॉन का है। ठीक है, और ये हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करके हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो है, ये रेज जो है ये एनोड के बिल्कुल ऑपोजिट जाएगी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके रखा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि फर्दर स्टडीज़ अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहली बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ रहेगा, जैसे पिछले कैथोड रेज में हमारे को ये नहीं परवाह थी कि गैस कैसी है, बट यहाँ E/m रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो मेजरली क्या है, मेजरली किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। ठीक है, मेजरली किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस। ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, और जो E/m है वो मैक्सिमम होगा फॉर हाइड्रोजन इस केस में। ठीक है, और हर केस में क्या है, E/m जो है वो वेरी करेगा, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट E/m रेशियो आपके पास होगा। ठीक है, ये आपका कैथोड रे का है। ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक जल्दी जल्दी इसके कवर कर लूँ तो इसमें भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट इसमें भी मिलेगा। ठीक है, और जो आपकी कैथोड रे लिख दिया मैंने, एनोड रे, एनोड रे ना ये। तीसरी चीज़ जो है इसमें शैडो इसमें भी मिलेगी, जो हमें क्या डिफाइन करती है कि जो आपका रे है वो सीधा मूव कर रहा है। ठीक है, जो फोर्थ E/m ऑफ प्रोटॉन है या कैथोड एनोड रे है वो क्या होगा, कम होगा टू द E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। उसके बाद आपका आ जाता है ये भी इफेक्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या है, आपको मैंने पिछली चीज़ें बता दी। अब बाय जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही इधर भी बाय थ्रू सेम मेथड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के उसमें रखेंगे हम लोग इन्फ्लुएंस में, वहाँ से हमारे पास E/m की जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू होगी यहाँ पे 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी।
ठीक है, यहाँ पे आ गया ई बाय एम ऑफ, जो ई बाय एम रेशियो है आपका वो आ जाएगा 9.58 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें चार्ज ऑफ प्रोटोन निकालना है, ठीक है, अगर हम लोगों को चार्ज ऑफ प्रोटोन चाहिए तो हमारे पास क्या है, ई बाय एम अवेलेबल हो गया, जो कि है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। ठीक है, यहाँ से ये अवेलेबल हो गया। हमारे को पता है कि चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही रहने वाला है। चार्ज जो है वो दोनों केसेस में 1 यूनिट ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो चार्ज पता चल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास मास ऑफ प्रोटोन आ जाएगा, जो कि क्या आएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, अब ज़्यादा प्रिसाइज ना हो तो मास ऑफ प्रोटोन जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करो, मास ऑफ प्रोटोन को डिवाइड कर दो अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या पाओगे कि ये आपका आ जाएगा ठीक है, ये कुछ इतना आ जाएगा, जहाँ से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हो, 1/837 मास ऑफ प्रोटोन। अभी आपने पीछे इक्वेशन देखी कि हाइड्रोजन वाले से मिलता जुलता आ रहा है। ठीक है, कैसे, क्योंकि क्या आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है और दूसरा आपका प्रोटोन से कंपैरिजन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन का वेट हो सकता है, यहाँ सिर्फ एक प्रोटोन है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम होता है कि हम उसे निग्लेजिबल मान लेते हैं, और वन हाइड्रोजन और वन प्रोटोन का मास जो है वो हम कंपैरेटिव लेके चलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये केस ऐसे आपको देखने को मिला। यहाँ तक हो गया। अब दूसरी चीज़ एक आ जाती है कि जब भी आपका प्रोटोन होगा, प्रोटोन में क्या होता है, ई बाय एम होगा। ठीक है, ई बाय एम होगा, तो ये m जो है ये क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1 रहेगा, 1 u, AMU। मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन के लिए ना ये E बाय एम वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, ये E बाय एम वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होगी, क्योंकि क्या होगा, m जो होता है हाइड्रोजन का वो 1m होगा, मीन्स के 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। फर्दर कोई भी चीज़ अगर मैं लेता हूँ ना, लाइक इन केस अगर मैं ले लेता हूँ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन के पास होते हैं 6 प्रोटोन। कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 प्रोटोन। ठीक है, कार्बन के पास कितने हो जाते हैं, 6 प्रोटोन हो जाते हैं, तो उसका वेट हो जाता है 6.1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो क्या होगा, नीचे 6m हो गया, m अगर मैं ये कंसिडर करके चलूँ, 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो E बाय एम की वैल्यू उसके लिए कम हो जाएगी और हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई, ये हाइड्रोजन का हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप रख दें तो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर देंगे, किसी एलिमेंट को पेनिट्रेट कर देंगे, किसी शीट को पेनिट्रेट कर देंगे। ठीक है, इनमें इनकी जो होती है पेनिट्रेशन की पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और इनमें क्या होता है, अगर इनको आप ऐसे कहीं भी छोड़ देते हो तो इनमें एक्टिव एमिशंस होती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जिनसे आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, यूरेनियम है, पोलो ठीक है, यूरेनियम है, और उसके बाद आपका आ जाता है पोलोनियम है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनकी इतनी पावर होती है कि ये एयर को पेनिट्रेट कर देंगे, एयर को आयोनाइज कर देंगे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट करेंगे, मीन्स के सेंटिलेशन कर देंगे, सबको पेनिट्रेट कर देंगे। सॉलिड को भी पेनिट्रेट कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपका क्या होता है
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनसे जब कहीं रेडियो एक्टिव वो बनता है, क्या कहते हैं आपका, जब भी कहीं रेडियो एक्टिविटी से न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो वहाँ पर जो होता है वो सबको जाने के अलाउ नहीं होता है। उसके बाद अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो जो उनकी वो बनती है, दीवारें बनती है और सब चीज़ें जो बनती हैं वो कंक्रीट से बनती हैं। और कंक्रीट जो होता है वो बहुत ही मोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेजेस हैं, जब किसी न्यूक्लियर चीज़ को हम लोग कहीं रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सॉलिड तक को पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जब ये किसी पेनिट्रेट करके हमारे शरीर में आते हैं ना, तो कैंसर कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत नेगेटिव है। इसलिए क्या होता है, इनकी केयर जो है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्टिव एमिशन होता है, जैसे कि मैं अगर कहीं भी इसको रख देता हूँ, लेट सपोज मैंने ले लिया यूरेनियम ही ले लिया, ठीक है, इसको मैंने स्लिट से पास कर दिया। तो जब ये एमिशन होती है, इनमें भी तीन तरह की एमिशन होती है। ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ ले लिया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। अगर मैंने ले लिया कि इसको यहाँ से निकला ये, ठीक है, मैंने यहाँ प्लेट्स लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव की तरफ गया, एक नेगेटिव की तरफ गया, एक सीधा चला गया। जो सीधा चला गया उसे बोलते हैं गामा रे, जो नेगेटिव की तरफ गया उसे बोलते हैं अल्फा रे, और ये जो पॉजिटिव की तरफ गया उसे कहते हैं बीटा रे। तो इनका जो ये जिस डायरेक्शन में ये लोग गए हैं उसको ही देखकर आपको पता चल सकता है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। अल्फा रे जो होता है उसके ऊपर दो चार्ज होता है, प्रोटॉन का दो चार्ज होता है। तो अगर मैं चार्ज लिख दूँ तो चार्ज +2 प्रोटॉन। ठीक है, मास जो होता है वो क्या होता है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन। जबकि बीटा जो है वो टोटली इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और गामा जो होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रो रेडिएशन की तरह होता है, जो कि क्या जाता है, सीधा जाता है और ये किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर किसी चीज़ में फाड़ के उसके एंटर करने की जो क्षमता होती है गामा रेज की, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या हो जाता है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आपने पहले भी बहुत बार पढ़े हुए हैं। ठीक है, उनमें से सबसे मेजर है आपका, मेजर नहीं कहूँगा, जो सबसे बेसिक है, जो आपने कई बार पढ़ा होगा, वो है आपका जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या कहा था, एक सर्कल होगा जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड होंगे। इसे क्या बोल दिया था, एक वाटरमेलन स्ट्रक्चर बोल दिया था, या क्या बोल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल बोल दिया था, जिसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होंगे और ये जो इसका करनाल है ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ऑल दो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही था, ये कह रहा था कि जो होल जो है ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, जिसे होल एज अ एटम क्या है, न्यूट्रल बताएगा। ये एक इसका प्लस पॉइंट था, ये एक कोरिलेशन की शुरुआत थी, यूनिफॉर्मिटी जो बताई थी। बट अदर देन दैट कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जिससे इसको ज़्यादा देर तक हम लोग स्टडी करें। तो इसको जल्दी ही डिस्कार्ड कर दिया, और इसके बाद आपके पास आ गया दूसरा जो है मॉडल, वो आपका पास आया रदरफोर्ड का। ठीक है, तो रदरफोर्ड में ही थोड़ा बहुत स्टडीज़ हुई जो हुई, उसमें भी रेडियो एक्टिव स्कैटरिंग थी, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग था। तो रदरफोर्ड और उसके कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक है, क्या किया उन्होंने, एक टारगेट एटम के ऊपर क्या किया, रेडियो एक्टिव गामा रेज जो है, रेडियो एक्टिव अल्फा रेज जो है वो करवाई, डायरेक्ट करवाई। ठीक है, किसी एटम के ऊपर, ताकि हम उसकी स्टडी कर सके। तो उसमें सिर्फ अल्फा रेज ही जाएंगे, और अल्फा रेज को भेजने का हमारे पास तरीका था कि हमने जो स्लिट थी अभी पीछे पड़ा है जो रेडियो एक्टिव में, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो स्लिट में से निकला, ठीक है, वहाँ सिर्फ हमने अल्फ़ा को अलाउ किया, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया। तो क्या हुआ बेसिकली, ये उसने क्या कर लिया, एक स्क्रीन ले ली, जैसे हमने कह दिया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली, ये आपका लेड बॉक्स ले लिया, और इसमें क्या कर दिया उसने, रेडियो एक्टिव मटीरियल रख लिया। ठीक है, यहाँ सेंटर में उसने गोल्ड फॉइल रखा, यहाँ एक स्लिट रखी जो किसको अलाउ करती थी, सिर्फ अल्फा रेज को। अल्फा रेज यहाँ गई और हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई एट डिफरेंट एंगल, और कुछ वो वापस भी आई, बहुत कम।
जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया, टेलीस्कोप नहीं कहेंगे, हमने अपने किसी इक्विपमेंट से इस पूरे जिंक सल्फाइड पे नज़र रखी और जगह जगह सिंटिलेशन हुई और हमें पता चला कि स्कैटर करके यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का बेसिक जो था वो आपका एक्सपेरिमेंट था। इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो 1 आउट ऑफ 20,000 जो हैं वो फुल क्या हो गए, 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, 99% जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, यहाँ जाके और कुछ स्मॉल फ्रैक्शन क्या था, क्या हो गया, स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट किया। कुछ नंबर्स ऑफ क्या हुए, जो अल्फा पार्टिकल के रेज थे वो स्मॉल एंगल पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। अब क्या चक्कर है जो आपका ये है स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो अगर मैं आपका जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम जो है, मतलब ऑलमोस्ट जो है रेज जो है अल्फा पार्टिकल की वो बीच में से निकल जानी चाहिए थी, बट अगर प्लम पुडिंग मॉडल वैलिड होता। बट यहाँ तो ये कुछ एंगल्स पर भी मुड़ रही है और 1 आउट ऑफ 20,000 जो है वो फुल 180 डिग्री पे मुड़ जा रही है और कितनी सारी 90 फिर और भी एंगल्स पर डेविएट हो जा रही है। मतलब कि क्या है कि जो ये इसका कंक्लूजन अब क्या निकलने वाला है कि यहाँ पे ये जो थॉमसन मॉडल है जो वो फेल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपका 99% जो है हमारे इस रिएक्शन में, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है रदरफोर्ड का, इसमें 99% जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई। मीन्स कि अगर हम किसी एटम पे अगर हम लोग स्ट्राइक करें अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड निकलने का मतलब है कि उसके जैसा सिमिलर चार्ज उसको मिला ही नहीं रास्ते में। मतलब कि क्या है, कोई एटम जो है वो मोस्टली क्या रहता है, एम्प्टी रहता है और उससे क्या होता है, सेंटर पर जो है वो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है जो वो सिचुएटेड होगा और वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, इसी को किसने डिफाइन किया था, मूसले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि जो एटम होगा आपका उसका अगर साइज 1 - 10 - 10 मीटर है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम है, तो जो न्यूक्लियस का साइज आपका होगा वो कहीं बहुत छोटा होगा, बहुत ही स्मॉल से एरिया में सिचुएटेड होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं उसके फर्दर एक्सपेरिमेंट की, जो कंक्लूजन या भी जो जो भी चीज़ें निकली हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल का सबसे पहला पॉइंट निकलता है कि एंटायर मास जो है, एंटायर मास, अभी एंटायर मास क्यों कह रहे हैं, हम पॉजिटिव चार्ज को ही मेन मास कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड में रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, और एक प्लानिटरी मोशन, जैसे प्लैनेट के एक दूसरे के आगे घूमते हैं ना, वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो सन के अराउंड घूमता है, सन के अराउंड जैसे सारे आपके सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ऐसा उसने कहा। मतलब कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा बाहर है और न्यूक्लियस जो है सेंटर में सिचुएटेड है, बट इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन कि हम उसके मास को कंसिडर नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि एंटायर मास जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, इस छोटे से रीजन में, है ना, और उसको क्या कह दिया, पॉजिटिव चार्ज, और उसे हम इसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, प्रोटॉन का नंबर हर एटम में वेरी करता है, तो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिवनेस है ये क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू किस एटम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इसने एक और चीज़ का फाइंड किया कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अदर मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी कंसिस्ट करता है। न्यूट्रॉन की खोज भी हो पाई यहाँ से, क्योंकि क्या देखा उसने कि क्या है, हाइड्रोजन का अगर एक्सेप्ट आप हाइड्रोजन छोड़ दो तो कोई भी चीज़ है, लाइक इन केस अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर और जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर जो आपको पता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक मास जब हमने चेक किया, ये तो एटॉमिक नंबर है, वो जो है वो हमेशा जो है मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रेटर आया किससे, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक मास जो है वो हमेशा ग्रेटर है एटॉमिक नंबर से। तो ये जो एक्सेस में मास है ये आ कहाँ से रहा है, ये एक खोज का विषय था, एक रिसर्च का मैटर था। तो जब रिसर्च किया गया तो रदरफोर्ड ने पाया कि
कुछ और चीज़ भी अवेलेबल है न्यूट्रॉन के अंदर। एज सच न्यूट्रॉन नहीं बता दिया उसने, बट उसने बताया कि कुछ और मास भी अवेलेबल है। तो बाद में जाकर चैडविक ने उसे बताया कि ये जो है ये आपका न्यूट्रॉन होता है, जो कि नियरली प्रोटॉन से भी भारी होता है मास में, और ये क्या होता है, एक न्यूट्रल चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, तो मैं यही कह देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेनेटरी मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेनेटरी मोशन करता है अराउंड न्यूक्लियस, ऐसा आपके रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और लास्ट पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है, जैसे क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है आउटर पैरामीटर, आउटर एरिया पे। ठीक है, न्यूक्लियस छोटा सा बीच में स्पेस है। अदर देन दैट बीच में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होगा वो क्या रहेगा, आपका खाली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रदरफोर्ड के जो हैं पॉइंट्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। एक पॉइंट और रह गया कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होंगे, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होंगे, पकड़ बनी होगी। जो न्यूक्लियस, जो सन है आपका, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो है आपस में क्या बना रहेगा, एक पकड़ बनी रहेगी। समझ आई बात। उसके बाद ये हो गया। इसके ड्रॉबैक्स भी हम लेंगे, बट अभी हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं कह देता हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की, चैडविक ने की। उसने क्या किया, बेरिलियम लिया, बेरियम की शीट ली। ठीक है, और उसको बोम्बार्ड किया किससे, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा क्या है, हीलियम 2 पॉजिटिव होता है, बेसिकली इसकी तरह होता है। और इसको जब बोम्बार्ड किया तो यहाँ पर आपका आया कार्बन 612 प्लस एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, जिसका, ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो चैडविक ने कराया और न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, तो आपका जो मास ऑफ न्यूट्रॉन आया वो स्लाइटली ग्रेटर देन आया प्रोटॉन। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस था। ठीक है, तो अगर आप कह देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास न्यूट्रॉन इक्वल नहीं लिखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब एक और चीज़ आपका कंसेप्ट आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी चीज़ की। यहाँ आपका होता है z और यहाँ आपका होता है a, कोई एलिमेंट ऐसे लिखा होता है, तो ये चीज़ जो है वो उसकी एटॉमिक नंबर बताएगी। ये जो है वो आपकी क्या बताएगा, एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का। ठीक है, ये चीज़ एटॉमिक नंबर, ये चीज़ क्या बताएगी, एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई स्पीशीज न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो पहली बार जो कोई स्पीशीज न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, वो दोनों किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के। जबकि आपका मास जो होता है, मास जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, एटॉमिक मास, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रिक। आइसो मीन्स सेम। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या आ जाता है, जिसमें क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास हो। आइसोबार्स में क्या आ जाता है, सेम मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसो इलेक्ट्रिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट चीज आ जाती है आइसोटोन्स, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अगर मैं इनमें से एक एक का अगर एक एक एग्जांपल लिख दूं,
तो हाइड्रियम, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये आपका आ गया सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास। उसके बाद आइसो बार में आ जाता है आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पे मास तीनों का सेम है, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रिक में F नेगेटिव आ गया, ठीक है, O2 नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी 10 है ना। तो ये क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। और नंबर ऑफ आइसोटोन के लिए क्या रहेगा, A = N+P, ठीक है। यहाँ से आप एग्जाम्पल सर्च अगर मैं ढूंढूँ इसमें, तो यहाँ पे देखो आप एटॉमिक मास क्या है 30 = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पता नहीं, प्रोटॉन 14 है, तो n क्या आ जाएगा है 16। वहीं दूसरे केस में क्या है, एटॉमिक मास जो है वो क्या है 31, न्यूट्रॉन n पता नहीं 15 ये, तो ऐसे न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रिक और आइसोटोन्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कोई स्पीशीज है आपके पास, उसका एटॉमिक मास जो है वो है 56, और उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है 2.3, नहीं 2.3 नहीं, 30.4% मोर देन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 30.4% मोर है इलेक्ट्रॉन देन 30.4 जो परसेंट है न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, बट एक चीज़ और यहाँ मेंशन है कि 3 पॉजिटिव चार्ज है इस स्पीशीज़ के ऊपर, कोई एक स्पीशीज़ के ऊपर। तो एटॉमिक, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास एटॉमिक नंबर किसी चीज़ का 56 दिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसमें 30.4% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, और आपको बोला है इस स्पीशीज़ के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर निकालने पहले तुम्हें। लेट सपोज मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है आपके पास x, तो आपका जो प्रोटॉन होगा 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जा चुके हैं, तब ये x है। तो नो डाउट क्या है, प्रोटॉन जो है वो x+3 होंगे, क्योंकि अगर 3 मान लो, अगर 15 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो रह गए 12, पर प्रोटॉन तो 15 के 15 ही रहे ना, तो वो x+3 हो गया। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऑपोजिट चूज़ किया। और ये जो 30.4% x+x है, 30.4% ऑफ x, तो अगर हम न्यूट्रॉन को सॉल्व करते तो आएगा 1.304 ऑफ न्यूट्रॉन का आएगा। अब अगर एटॉमिक मास लिखे तो N+P, एटॉमिक मास पता है हमें 56 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या है x+3, तो इधर चला गया तो ये 53, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.34 x प्लस एक और x, तो ये क्या आ गया 2.304 ऑफ x = 53। 2.304 क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास x, यहाँ से हमने x निकाल लिया, ठीक है, समझ आया।